बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मैचेस में हर आने वाला मैच अपने अंदर एक नई दिलचस्पी मगर तजस्सुस की गिरें खोलते हुए दिखाई दे रहा है। सेमीफाइनल अब कुछ दिनों की दूरी पर है। आज सब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 11.2 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने कमजोर हरीफ बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत 28 रन से हरा दिया है। इस कामयाबी के बाद कैंगरूज जो है वो सेमीफाइनल से फकत एक कदम की दूरी पर है। पैट कमिंस ने रवां वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक करके अपने बड़े बॉलर होने का सबूत दिया है। रात के मैच की अगर बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर यह सबक दिया है कि बड़े बड़े ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं, लेकिन खुद को बड़ा साबित करने के लिए अभी मजीद सख्त मेहनत की अशद जरूरत है। भारत की बैटिंग इब्तदा में लड़खड़ाई थी, लेकिन मिडल ऑर्डर ने ऐसा संभाला दिया और मैच को डेंजर जोन से निकालकर सेफ जोन में ले आए और उसके बाद अफगानी भारतीय बॉलर्स के सामने ढेर होते चले गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस परफॉर्मेंस को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि फाइनल में इन्हीं दो टीम्स के दरमियान रन पड़ेगा, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की बारियां बाकी हैं। यह भी हो सकता है कि वेस्ट इंडीज अपनी होम ग्राउंड पर किसी को पर न मारने दे या फिर इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप के फाइनल को एशेज का फाइनल बना दे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह तय है कि फाइनल निहायत कांटेदार होगा। अब जब हम बात सेमीफाइनल या फाइनल की करते हैं तो अपने दुख भी याद आ जाते हैं। सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचने के लिए हमारे सारे ख्वाब टूटकर बिखर चुके हैं और दुनिया की 8 बड़ी टीम्स जो हैं वो सेमीफाइनल तक रसाई पाने के लिए अनथक जिद्दोजहद में मसरूफ हैं, जबकि हमारे कौमी क्रिकेटर्स अमेरिका और बरतानिया में सैर सपाटों में मसरूफ हैं और जो वतन वापस आ चुके वो घरों में दुबक के बैठ चुके हैं। होना तो यह चाहिए था कि हम एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में अपनी कमजोरियों का जायजा लेते और नए सिरे से मुनज़्ज़म होकर एक नए जज्बे से भरपूर अंदाज में क्रिकेट की दुनिया में निकलते, लेकिन यहां तो बहस ने नया मोड़ ले लिया है। पहले टीम में ग्रुप बंदियों की बात पर वावेला मचाया गया, फिर बाबर आजम पर सारा मलबा गिराने की बात की गई, फिर इस बहस में बाबर, रिजवान और शाहीन को रेस्ट के नाम पर टीम से कुछ अरसा दूर रखने की तजवीज सामने लाई गई और अब अचानक इस नाकामी को मैच फिक्सिंग से भी ताबीर किया जाने लगा है। इल्जाम तराशी के बहुत से माहिर हैं, लेकिन क्या हम ये इस सिचुएशन से निकल सकते हैं? क्या हम अपनी गलतियों का जायजा लेकर आने वाले दिनों के लिए बेहतर कोई इकदाम उठा सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज ही के दिन आज से 15 साल पहले हमने वर्ल्ड कप की हुक्मरानी की थी और वो ताज अपने सर के ऊपर सजाया था। आज जब हम सुपर 8 के मरहले से बाहर हैं और आज से 15 साल पहले आज ही के दिन हमने वो कप उठाया था। फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। भारत से शिखर लुथरा साहब ने हमें ज्वाइन किया और साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। सरफराज नवाज साहब, सर अगर देखें तो बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं। कुछ बातें जिस तरह गैरी क्रिस्टन से मंसूब बाहर आई और गैरी क्रिस्टन ने यह कहा कि एक दूसरे के साथ इनके रवाबित नहीं थे, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। अब बाबर आजम से मंसूब बातें आ रही हैं बाहर कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि यहाँ से चलते हुए ही उन्हें अंदाज़ा था कि हम जो है पहले मरहले से ही बाहर हो जाएंगे। अगर कप्तान यही सोच के चले तो फिर बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, यही तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की टीम की कि 25 करोड़ अवाम दुआएं मांग रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी और ये एक होके अपना मुकाबला करेंगे। तो ये चीज़ें तो मैं कहूँगा कि ज़कात अशरफ के ज़माने से शुरू हो चुकी थी। जब एशिया कप हुआ वहाँ पे आपके सामने पाकिस्तान नंबर 4 पे आ गया और उसमें भी आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं कि प्लेयरों की और बाबर आजम की आपस में तू मैं भी हुई। वहाँ पे ये वाज़ह चीज़ें अखबारों में आई हैं और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हुआ ODI, उसमें भी ये चीज़ें कि बाबर आजम का और इख्तलाफ और फिर प्लेयरों के पैसे बढ़ने, फिर इंतमाम को ले आए। एक और युवा ग्रुप का आदमी उसने जाके तला और इसने मिलके प्लेयरों को ख़रीद लिया और उसके बाद फिर वहाँ पे भी ये इख्तलाफ चलते रहे और उसके बाद अब जो T20 है यहाँ तो और वाज़ह खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं। और उसमें मैं यासर आपको बता दूं कि पाकिस्तान टीम ने एक आधा मैच तो जुए में करना होता है और वो पहला मैच जो था US के खिलाफ
वो जैसे आखिरी ओवर इस तरह किया गया है, वो तो डेफिनेट मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि जेन्युइन अपना आखिरी ओवर था। और इतने वाइड गेंद और शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये भी नहीं कि यॉर्कर कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें। और लगातार इतने वाइड लेग स्टंप पे किए हैं कि विकेट कीपर का पहुंचना भी मुश्किल, और फिर 2 रन बन रहे हैं हर वाइड बॉल के ऊपर। तो विकेट कीपर को चांस ही नहीं मिल रहा कि गेंद पकड़े, और डाई मार के लेटा हुआ है उधर। तो ये मैं कहूँगा कि इसका तो डेफिनेट 100%। और वहाँ रियाज जब आपके साथ हो तो मेरा ख्याल है कि ये फिर यकीन करना भी हमें ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जी चंद्रशेखर लुथरा जी, कामयाबी के बाप तो बहुत से होते हैं, हार की मां कोई नहीं होती। तो हमारा तो छोड़िए, हम जिस हाल में हैं, अपना सुनाइए सर कि कल का जो मैच हुआ, कल के मैच में बिलाशुबा इंडिया ने जीत हासिल की है, लेकिन टॉप ऑर्डर इंडिया का बहुत सी जगहों के ऊपर हमने गुज़श्ता मैचेस में भी देखा कि टॉप ऑर्डर सही तरीके से संभल नहीं पा रहा। उसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, उसकी वजह बहुत सिंपल है। हमारी स्टार पावर बहुत सॉलिड है। हमारी स्टार पावर की जब हम बात करते हैं तो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको तो बिठा ही नहीं सकते। और अगर टीम में इनको नहीं बिठा सकते तो इनको ओपनर बना दिया। विराट कोहली कब से ओपनर हो गए आपके? तो विराट कोहली को इसलिए ओपनर बनाया क्योंकि ये यशस्वी जायसवाल, जो कि टॉप फॉर्म में अपनी लाइफ की चल रहा है, जिसने पहले रोहित शर्मा के साथ, अगर आप इससे पहले के मैचेस देखें तो बहुत ही अच्छी उसकी पार्टनरशिप, 100 की पार्टनरशिप चल रही थी। और वो सबसे अच्छे बैट्समैन हमारे चल रहे थे। लेकिन वो क्योंकि नया लड़का है, जैसे सरफराज भाई ने कहा कि एक आधा मैच तो यही उड़ा जाते हैं लोग, कहीं और T20 तो है ही उड़ाने के लिए बनाया हुआ इन्होंने। तो मुझे लगता है कि उसको बिठाना सबसे आसान था और उसको कॉम्प्रोमाइज करना सबसे आसान था, इसलिए विराट कोहली ऊपर आया। विराट और रोहित कभी भी मुझे लग रहा है, चाहे वो ईगो कहें, चाहे अपनी जो भी तलखियां इनकी आपस में वो कहें, लेकिन वो एज ए ओपनर सेट नहीं हो पा रहे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज के दिन अगर हम माजी को याद कर रहे हैं तो आज ही के दिन जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी टीम्स के कप्तान हैं, वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। सरफराज नवाज साहब, अगर देखा जाए तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का ये कहना कि पाकिस्तान नहीं है इस मरहले में, तो इसमें कोई चाम बाकी नहीं रहा वर्ल्ड कप में। राशिद खान के भी इसी तरह के अल्फाज हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें उस नहज तक पहुंचने के लिए, ये दोबारा से वही 2-3 साल पहले वाली मजबूती दिखाने के लिए रिप्लेसमेंट जो है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है या इन्हीं को रीवैम्प करने की ज़रूरत है? देखें, ये उन्होंने सही बातें की हैं कि और हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप टीवी के ऊपर बैठे हैं, हमारी टीम मौजूद नहीं है, हम लोगों के लिए बातें कर रहे हैं। जो भी मैं कहूँगा, लंदन में 8 बजे मुझे उठना पड़ता है सुबह, और ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है। नींद ही ख़राब हो रही है। पाकिस्तान टीम थी तो शौक से उठते थे, और ये इंटरेस्ट में होता था कि पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस करेगी और मज़ा आएगा मैच देखने में। लेकिन अब उसका चाम ही, सही कहते हैं कि ख़त्म हो गया। दूसरा, अब आप कहते हैं कि कैसे बेहतर होगा, क्या करना है, इन्हीं से चलना है। लेकिन मैं ये कहूँगा, सबसे तो पहले मैं वो जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी जो कमेटी है, अपना ये गवर्निंग बोर्ड, उसके तमाम 10 आदमी हैं शायद, उनमें से सिर्फ नकवी साहब का ही मैं नाम जानता हूँ, बाकी तो किसी का नाम ही नहीं जानता क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेशक बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन एज ए क्रिकेटर और क्रिकेट की सूझबूझ या क्रिकेट खेली हो, इस लिहाज से मैं उनको तो नहीं जानता। तो ये तो एक मैं कहूँगा कि एक अब क्या वो बातें करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल था कि पहले एक असूल होता था कि इस तरह के अगर लोग आप रखें भी, तो आप अपने इलाकों से जो कोई अच्छे बड़े फर्स्ट क्लास मैच या टेस्ट क्रिकेट हो, उसको भेजते थे अपना इन रिप्लेसमेंट, ताकि वो बेहतर जाके बातें करें। ये गवर्निंग बोर्ड में बैठे रहें, मौजें करें, लेकिन इनका कोई तल्लक नहीं होता था कि आप वो मीटिंगों में जाके सजेशन दें, ये करें। एक तो ये चीज़ चेंज हो सकती है। बाकी मैं कहूँगा कि जो ये लोग मौजूद हैं, ये क्या टेक्निकल बात करेंगे, ना इन्होंने क्रिकेट खेली है। तो इसके ऊपर मैं कहूँगा कि सोचना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को कि इसमें, और सीओ का भी देख लें, वो एक वकील है और उसने आज तक ना तो उसका कभी हमने
बयान देखा है, ना किसी बोर्ड में कोई ऐसी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं देखी नसीर साहब की। तो सलमान नसीर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका सीईओ होना चाहिए जो बातें करे, इंटरनेशनल जवाब दे, इंटरनेशनल ओपिनियन दे, और क्रिकेट बोर्ड में टेक्निकल आदमी हो। तो ये चीज़ों का जो फुकदान है, उसके बाद बाकी जो 2 एसपी साहब आए हैं शायद, और एक कर्नल साहब आए हैं, एक चीफ अपना सेक्रेटरी पंजाब आ गए, उसके बाद एक अपना जंग के डीसी आ गए। वो शायद थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन वो लोगों को चाहिए जो इन्वॉल्व हैं, इन टच हैं, और ऑल द टाइम उनकी क्रिकेट इज अपना वो देखते हैं। यानी और आप खेलते भी ये रहे। समझते हैं कि जिनकी निटी-ग्रिटी है, जिनको टेक्निकलिटीज पता है, वो मौजूद रहें तो फिर सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। चंद्रशेखर जी, कल के मैच की अगर बात करें, अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की, आपको बॉलिंग अटैक अफगानिस्तान का कैसा दिखाई दिया? क्योंकि उसने एक धाक तो बैठाई पिछले काफ़ी अरसे में, लेकिन बिलखुसूस कल जो 3-3 विकेट्स राशिद खान और फजले हक फारूकी की हैं, आप इन दोनों में से प्लस पॉइंट्स किसे देंगे कि जिसने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर विकेट्स लिए हैं और किसी को मार्जिन मिला है? देखिए, आपको तारीफ करनी पड़ेगी सभी बॉलर्स की। इनफैक्ट अगर नबी की बॉल पर भी अगर वो कैच पकड़ लिया होता तो कमाल का। उस टाइम पे विराट कोहली बहुत ही शुरू में थे, तो भी एक फर्क पड़ता था। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है कि इस टीम का फायदा कैसे हुआ, यही मैं बार बार, सरफराज भाई ने कहा आपके कुछ लोगों को लेकर, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट क्यों सुधरी, क्योंकि इंडिया में लगातार कैंप किए हुए हैं, इंडिया की टीमों से, डोमेस्टिक टीम्स के साथ खेल रहे हैं, इंडिया की पिचेस पे खेल रहे हैं। एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल आता है। इनके कुछ लोग आईपीएल खेल रहे हैं। देखिए, आप जितनी बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे, आप जितने चैलेंजेस से गुजरेंगे, उतने तब के आप जो कहते हैं ना सोना बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज जो बोली सरफराज भाई ने, लेकिन दूसरी चीज पैसे की कोई ज्यादा कमी नहीं, आपको भी अच्छा पैसा मिलता है, और जिस तरह डोमेस्टिक है, जिस तरह पेंशन्स भी सबको दे रहे हैं, हम सुनते हैं अच्छी सब पैसा है। तो पैसे के साथ साथ एकेडमीज को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे गैरी कस्टन ने कहा, गैरी कस्टन बहुत स्मार्ट कोच है। जब इंडिया में आए थे तो मैं नहीं कहूंगा कि बड़े कोई सोने पे सुहागा कर दिया था, लेकिन इन्होंने एक टीम को बिल्ड किया था, नेक्स्ट जनरेशन को। विराट कोहली उस टाइम पे नए थे, रोहित शर्मा नए थे, सब नए बच्चों को इन्होंने बिल्ड किया था, पुरानों को छोड़ दिया था, उनसे दोस्ती रखी वरना वो उनको निकलवा देते। उनसे दोस्ती रखी, जैसे ग्रेग चैपल नहीं रख पाए, और नए बच्चों पे काम किया। तो ऐसे ही गैरी कस्टन को बाबर आजम और बाकी सबसे दोस्ती रखने दो, नए बच्चों को तैयार करने दो। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपका ज्यादा आपको मार रहा है, और यहीं पर अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। इंडिया में कैंप कीजिए, इंडिया में रहिए, इंडिया में आप खेलिए, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर आप देखिए, अब वो अपसेट भी करते हैं। और इंडिया को कल अपसेट करने का एक वक्त पे लग गया था, 50 पे 3 जब दिख रहे थे तो लग रहा था कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन 1-2 मैच कैचेस भी छूटे। और फिर इंडिया की, मैंने कहा ना, टीम बिल्कुल 11 नंबर तक अच्छी है, हमारे बॉलर्स अच्छे हैं, हमारे ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। और जो टॉप पे जो मैं प्रॉब्लम बता रहा था, विराट कोहली सेट नहीं होते, लेकिन उनको सेट किया जाता है क्योंकि बाकी की चीजें भी चलती है, स्टार पावर, एडवर्टाइजर से सब प्रेशर रहते हैं। लेकिन ओवरऑल सीखिए इंडिया से, सीखिए कि इंडिया के पास भी पैसा है, पॉलिटिक्स है, और बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पर भी हालात। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कोई क्रिकेट चलाने वाला, ऊपर जो जयशाह है उनको क्रिकेट की एबीसी नहीं पता, लेकिन यस सीईओ है यहाँ पर, और भी जो लोग हैं, जनरल मैनेजर क्रिकेट और बाकी सब लोग जो कि डोमेस्टिक को अच्छा कर पा रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस को छोड़िए, जो क्रिकेट जानते हैं उनको आगे लाइए, उनको बोलिए कि एकेडमीज बनाएं अपनी, जैसे हमारी 4 एकेडमी यहाँ पर जोनल एकेडमीज है, कुछ पेस बॉलिंग एकेडमीज है, उन एकेडमीज पे ध्यान दीजिए, बच्चों को वहां से निकालिए। यही आपका, देखिए, आने वाला फ्यूचर तो यही होगा। अदरवाइज लड़ते लड़ते कहीं ऐसा ना हो कि सभी कप्तान ही कहते रह जाएं कि जी वो एक टीम थी। जैसे आज कीनिया वगैरह की हालत है, कीनिया किसी टाइम पे सेमीफाइनल पहुंची थी वर्ल्ड कप में, हमें हरा दिया था इंडिया को, लेकिन आज वो टीम कहीं नहीं है। तो देखिए, आगे देखना पड़ेगा, आगे की तरफ, और सोचना पड़ेगा, और सही कदम लेने पड़ेंगे। सही कदम लेने पड़ेंगे। सरफराज नवाज साहब, अफगानिस्तान की बॉलिंग के हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि कल जैसे ही उन्होंने बॉलिंग की, इंडिया के बमुकाबला इंडिया की जो टीम है वो तो बहुत मजबूत है, अब उसके मुकाबले में बॉलिंग करके 3-3 विकेट्स जो हैं वो एक बॉलर्स का ले जाना, तो ये कितनी बड़ी बात? देखें, इंडिया की जो बैटिंग है वो स्पिन और फास्ट बॉलिंग या जो भी बॉलिंग हो उसका मुकाबला अच्छा करती है। कई टीमें हैं जिनको स्पिन की समझ नहीं आती, और कल आप देखें राशन ने शुरू में विकेटें ली हैं,
और उसके बाद दूसरे बॉलरों ने इस तरह इफेक्टिव नहीं हुए जितना राशिद हुआ है। बहरहाल उनकी टीम ऑलराउंड अगर परफॉर्मेंस देखें, उनके पास गुगली बॉलर भी हैं, लेग स्पिनर भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, और उसके बाद फिर जो बैट्समैन तेज खेलते हैं, गुरबाज है, दूसरे बैट्समैन है, वो शुरू में अगर वो जम जाए तो स्कोर काफ़ी ले जा सकते हैं। लेकिन इंडिया की भी आप देख लें बॉलिंग, बुमराह इज देयर टॉप बॉलर, और वो शुरू में आके डेंट डालता है किसी टीम पे भी, और उसके साथ फिर दूसरे बैकअप जो बॉलर हैं वो भी इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर आपका एक बॉलर चढ़ाई कर देना तो दूसरे बॉलर ऑटोमेटिकली जो वो अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, और दूसरी तरफ बैट्समैन डाउन हो जाते हैं, और उसमें फिर ये जो विकेटें लूज होती हैं, ये सारी चीज़ें। और मैं कहूँगा कि जो बैकबोन है इंडिया के बॉलिंग की वो बुमराह है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। कल भी उसने 3 विकेटें 7 या 8 रन पे ली हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। जी सही। यानी आगाज़ के ऊपर ही अगर धाक बैठाई जाए तो फिर उसके असरात जो हैं वो थोड़े से देर पा रहते हैं, तो वहाँ पर मजबूती जो है वो दूसरों को फिर दिखाना होती है। यानी मजबूती तौर पे जैलन ब्रैक की एक टीम जो है वो मजबूत बन सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बॉलिंग के हवाले से बात हो रही है और हमने बॉलिंग कंपैरिजन जो है अफगानिस्तान और भारत का किया, तो दूसरों की बॉलिंग अटैक की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, ये तो 8 है कि 7 गेंदों के ऊपर 7 रन देकर आपने 3 विकेट्स का हासिल कर लेना, लेकिन ये भी 8 है कि वर्ल्ड कप के अंदर आपने हैट्रिक कर लेना। पैट कमिंस की बॉलिंग के ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए, पैट कमिंस एक बहुत ही क्लेवर बॉलर है। इज जो कहते हैं ना, बहुत प्रिसीजन से बॉल करने वाला। इवन इंडियन विकेट्स पे जब आए थे, और जबकि यहाँ की विकेट पे बहुत ज्यादा उनको दम नहीं नजर आ रहा था, बहुत अच्छी बॉल में उछाल नहीं था, उसके बावजूद भी जो उनका चेंज ऑफ पेस है और जिस तरह से वो बाउंस जो डिराइव करते हैं विकेट से, वो कमाल का है। और पैट कमिंस ऑन एनी अदर विकेट्स, इस सब कॉन्टिनेंट को छोड़िए, लेकिन बाहर की विकेट पे जो बाउंस जनरेट करते हैं, जो स्पीड जनरेट करते हैं, वो वर्ल्ड क्लास है। उनके जैसा बॉलर और उनके जैसा कोई दिमागी बॉलर मुझे लगता है बहुत कम है, और बहुत रेयर ये क्वालिटी होती है। सरफराज जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक पेस बॉलर को एज ए कप्तान खेलना, एक पेस बॉलर को एज ए कप्तान अपनी टीम को चलाना भी, और बड़ी क्रिकेट, जब आप टेस्ट क्रिकेट की खासकर बात करें, 5 दिन अपने आप को झोंक के भी रखना, 30-40 ओवर भी करने, विकेट भी लेने, और पीछे आकर के बैटिंग भी अच्छी करनी। तो मैं कहूंगा अभी भी टॉप टीम अगर आप मुझसे पूछें इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो शायद ऑस्ट्रेलिया लग रही है और इंग्लैंड मजबूत लग रही है। इंडिया मुझे बीच में गड़बड़ करती हुई नजर आती है जब बैटिंग ऑर्डर की बात होती है, लेकिन अभी भी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मैं इंडिया से ऊपर रैंक करूंगा। सरफराज साहब, आप यही बात कि एक पेसर के लिए बतौर कप्तान और फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना कितना मुश्किल है, ये कितनी माइंड गेम है? देखें, ये ऑस्ट्रेलिया का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और कई सालों से जी आ रहा है। आप स्टार्क है, उसके बाद फिर हेजलवुड है, ये अटैक करते हैं, और कमिंग नंबर 3 पे बॉलिंग करवाने आता है। उसने ये नहीं किया कि मैं विकेटें ज़्यादा लेता हूँ, नया गेंद कर लूँ बाकी, लेकिन इनका एक सिस्टम आ रहा है, और सिस्टम के तहत ये अपना माशाल्लाह ज़बरदस्त बॉलिंग और कॉम्बिनेशन बना के ये कई सालों से आप देखें ये खेल रहे हैं। हमें ये कहते हैं कि रेस्ट करा दें, फलान करा दें। IPL में तमाम मैचेस कमिंग ने खेले हैं एज ए कैप्टन, और उससे पहले भी जहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी, ही हैज बोल्ड इन एवरी मैच। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में जो कोचेज आए हुए थे, कोई साउथ अफ्रीकन या जो भी था, कि 4 या 5 ओवर से ज़्यादा नहीं करने हैं, उसके बाद फिर रेस्ट चाहिए कुछ मैचों के बाद। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे शाहीन अफरीदी रेस्ट लेने चला गया, वहाँ कमिंग भी तो खेल रहा था, उससे ज़्यादा उम्र का था, तो उसके बावजूद ही बीन प्लेइंग ऑल द मैचेस। तो ये मैं कहूँगा एक तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आदमी को सारे मैच खेलने हैं। फिटनेस इज़ द मेन की। अगर फिटनेस ही नहीं आपकी है तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी बॉलिंग में वो अपना चीज़ नहीं रहेगी, निफ जो होती है, और अग्रेशन नहीं रहेगी। तो मैं ये इसमें ये कहूँगा कि मेहनत खुद आदमी करेगा तो कुछ बनेगा। ये जो आप रखे हुए हैं कोचेज वगैरह, मैं खुद फास्ट बॉलर रहा हूँ, मैं खुद और इमरान, हम सुबह 10-10, 12-12 चक्कर लगाते थे ग्राउंड के,
मेन स्टेडियम के, ये अब एकेडमी में जाके वाइट एलिफेंट बैठ जाती हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ एक जिम बनाया हुआ है, वहाँ गप्पे लगाते हैं। और जिम के अंदर क्या एक्सरसाइज है फॉर फास्ट बॉलर और जब प्लेयरों की जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए तो परफॉर्मेंस है ग्राउंड के अंदर जाके अपना खेलें, वहाँ रनिंग करें, शटल लगाएं, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा मेन जो पाकिस्तान का डिज़ास्टर हुआ है वो, मैं माफ़ करें फिर इमरान का नाम आता है कि इमरान खान ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अदारे बंद कर दिए और 4-5 साल उसके अदारे बंद होने से कोई यंगस्टर ही नहीं आया। अंडर 19 बंद थी, क्लबें बैन लगा हुआ था, एसोसिएशन बंद थी, सिर्फ 6 टीमें थी, इसलिए आपके पास कोई यंगस्टर आए ही नहीं। अब मेरा ख्याल है कि यंगस्टर बनाने की ज़रूरत है और तीनों फॉर्मेट में अंडर 19 के प्लेयर भी रखने चाहिए। ये अभी मैं सुजेशन दे रहा हूँ, और जो गवर्निंग बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है अपना 4 रोज़ा या ODI या T20 या PSL हो, इन तमाम में अंडर 19 के एक प्लेयर होना चाहिए, 3 अंडर 23 होने चाहिए, और बाकी जो भी इन्होंने रखने हैं, ताकि ये जो ग्रूमिंग होनी है यंगस्टर की वो जो 5-6 साल नहीं हुई वो अभी से शुरू करें, तो फ्यूचर जाके आपके कोई यंगस्टर बनेंगे, वरना वो साथ जो आपके डिजास्टर बैट्समैनों ने किया है वही कंटिन्यू करेंगे। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से सरफराज नवाज साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सजेशंस दी, हमारे यहाँ बड़ी बात होती है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बंद होने की, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तवज्जो ना होने की। हमने अभी बात की ऑस्ट्रेलवी टीम के हवाले से। ऑस्ट्रेलवी टीम ने पिछले कई सालों में, यानी आप उनको देखें तो उनका कॉन्फिडेंस शेक बहुत कम होता है। उनका जो क्रिकेट मॉडल है वो क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मॉडल एक बहुत शुरू से, अगर आप देखें ग्रेग चैपल के टाइम से, तो हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, इयान चैपल, ग्रेग चैपल, उनका एक साइंटिफिक मेथड भी है एंड प्लस हार्ड वर्क है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाइए, उनकी एकेडमीज तब शुरू हो गई थी जब इंडिया ने कभी सपना भी नहीं लिया था ऐसा एकेडमीज का। उनके जो स्पोर्ट्स साइंस तब शुरू हो गई थी जब इंडिया में एक आम मैश्योर को, जो एक मसाज करने वाला होता है गली मोहल्ले का, उसको पकड़ के मसाज करवाते थे। तो आपको ये जो कहते हैं ना साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को साथ लेकर के चलना है। इंडिया ने बाद में क्या कुछ अच्छे काम किए, हमारी टीम्स वहां पर गई, हमारे कोचेज वहां पर गए जिन्होंने वहां पर अपनी स्किल को डेवलप किया, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पर गए, हमारे मैश्योर्स गए, हमारे जो 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 ट्रेनर्स हैं वो गए, वो उन्होंने साइंटिफिक ट्रेनिंग लेनी शुरू की। हमने ऑस्ट्रेलिया को यूज किया अपने BCCI के फायदे के लिए, इंडिया के फायदे के लिए, और उनके फिर कोचेज को या उनके लोगों को यहाँ पर बुलाया जिन्होंने हमारे कोचेज को भी ट्रेन किया। तो उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने साइंस को साथ लेकर के चले। लेकिन जैसे सरफराज जी ने कहा, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर योर बॉलिंग, या जो ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलते हैं उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मुझे याद है बहुत पहले कपिल देव साहब ने कहा था, कभी किसी को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई इंडिया में, तो हम वैसे ही बात करने लगे ग्राउंड पे कि इसका क्या है, तो उन्होंने कहा दिस इज ए क्लियर केस ऑफ अनफिटनेस। क्यों? क्योंकि अगर आप फिट हो, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो हैमस्ट्रिंग तो खींच ही नहीं सकता। हैमस्ट्रिंग इज प्योरली आप जब नॉन फिट हो, आप पूरी तरह से फिट नहीं हो, तब होता है। तो आप फिट कैसे रहेंगे? आप ग्राउंड में गए, 2 घंटा बॉल की, आपका हैमस्ट्रिंग कभी खिंचेगा नहीं। हाँ, आपको चोट लगेगी, आपकी बॉल लगेगी, आपको खून निकल सकता है, आपके कहीं सिर पर बॉल लगी, पैर पर लगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन हैमस्ट्रिंग खिंचना इज ए जो कहते हैं ना, निशानी है आपकी अनफिट होने की। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि जो आप भी कह रहे थे कि, या इन्होंने कहा इमरान साहब के टाइम में जो छोटी क्रिकेट खराब हुई, देखिए इट्स हाई टाइम आपको अलग अलग टीम्स बनानी पड़ेगी। अपनी 3 बड़ी टीमें या 4 बड़ी टीमें बनाइए, उसको पाकिस्तान ए कहिए, उसको पाकिस्तान ब्लू कहिए, उसको पाकिस्तान ग्रीन कहिए, उनको लगातार आपस में क्रिकेट भी कराइए। उनका उसमें जो चेंजेस होते हैं ना, कि जो अच्छा नहीं कर रहा वो नीचे जाएगा, जो अच्छा कर रहा है ऊपर नेशनल टीम में आएगा। इस तरह से जब तक चेंजेस नहीं करेंगे और उनको डोमेस्टिक खिलाइए, कहीं बाहर ले जाकर उसमें फिर बायलैटरल सीरीज भी हो, जिसमें हम कभी बी टीम भेज दी, कभी सी भेज दी।
एब्सोल्युटली। आप कभी वेस्ट इंडीज दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान बी टीम के साथ, कभी आप ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खिलाने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए हमारे प्लेयर्स को खिलाइए, क्यों नहीं खिलाएंगे? सभी लोग इंडिया से आपके मुश्किल वाले दौर है क्योंकि हमारे सियासी लोग को नहीं चाहते ये, बट अदरवाइज आप बांग्लादेश में अपनी टीम भेजिए, आप श्रीलंकन लीग खिलाइए, आपको क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च भी रहे हैं क्रिकेट में, लेकिन आपके जो कहते हैं ना कि जो सोर्सेज है वो अगर नीचे से सोर्सेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं प्लेयर तो ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसलिए इट्स हाई टाइम 3-4 टीमों को स्ट्रांग बनाइए, सीनियर प्लेयर्स को साथ रखिए, लेकिन ज्यादा तरजीह जो है वो जूनियर्स पे दीजिए। ज़्यादा तरजीह जूनियर को दीजिए। सरफराज नवाज साहब, जब हमने बात कर ली है कि मैचेस के हवाले से और सुबह के मैच और कल रात के मैच के हवाले से भी 3 टीमों का हमने तज़किरा कर लिया है, तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस अब तक की कैसी देखते हैं? हालांकि वो हार गए, क्या उनमें कैपेसिटी है सुपर 4 में जाने की, या यही मरहला उनका आखिरी है? देखें, उनकी जो परफॉर्मेंस रिसेंटली मैंने देखी है, पिछले उनकी होम मैचेस भी हुए हैं, तो इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रही, बड़ी नैरो रही है और वीक टीमों के खिलाफ। तो बहरहाल दे आर लकी, दे आर देयर, और अब वो जैसे भी खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो दूसरा, मैं ये एक पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट की बात कर लूँ कि जो रिसेंटली कराची में एक टूर्नामेंट हुआ है और शायद गनी गिलास वालों ने स्पॉन्सर किया था, वो इतना शर्मनाक टूर्नामेंट था। मुझे इतना अफसोस है कि इस लेवल पे हम आ गए हैं कि गली मोहल्ले की टीमें अब अपना, और ग्राउंड आप देखें कि छोटी ग्राउंडें, और उसके बाद कोई इतना मैं कहूँगा कि नहीं लग रहा था। इससे तो हमारी जो वजीर अली लीग होती थी वो इससे सुपीरियर लीग थी, और इस तरह की जो मैचेस ये बोर्ड इजाज़त देता है ये बंद करने चाहिए कि डिग्रेड कर रहे हैं अपने क्रिकेट को। आप कुछ अपना कम्पेटिटिवनेस रखें और स्टैंडर्ड रखें क्रिकेट का, कि जो टीमें खेलें उसमें जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल के बने। ये तो आप क्लब क्रिकेट को ऐसे घसीट रहे हैं। ये जो कराची में आपने भी देखी होगी क्रिकेट, वो एक मजाक हो रहा था और उसकी परफॉर्मेंस आप कहाँ काउंट करेंगे नेशनल टीम के लिए? तो ये मैं कहूँगा कि इससे गुरेज करें। और उसके बाद जो अब क्रिकेट बोर्ड में टेक्निकल लोग ही नहीं है तो आगे बनेगा क्या? तो 4-5 कम अज़ कम सीनियर लोग टेक्निकल, जो साल उन्होंने 30-40 साल क्रिकेट में ज़िंदगी गुजारी हुई है, वो लेके हैं। अब्दुल हफीज़ कारदा साहब की मिसाल आपके सामने है कि ये आप डोमेस्टिक क्रिकेट बनाएं, उसके बाद प्लेयरों को और दूसरों को खुद वॉच करें कि ये क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वरना ये जो बोर्ड के ऑफिशियल आप बैठे हुए हैं, तो अब मैं कहूँगा कि अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा कि जिस तरह की उनकी जो परफॉर्मेंस होगी। दे आर नॉट अ क्रिकेटर। जो गवर्निंग बोर्ड के 10 लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब के अलावा मैंने तो आज तक किसी का नाम ही नहीं सुना। तो मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि दिलरी करें और उसमें हिम्मत करें, और ये जो टेक्निकल लोग हैं, ये जो गवर्निंग बोर्ड के हैं, ये एक अपना नुमाइंदा, टेक्निकल नुमाइंदा भेजे ना, जो क्रिकेटर हैं अपनी अगर यही सूरत हाल रही तो वो फिर हमारे लिए तो ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमें तो कश्ती चलाने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, सूखे पे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि करना क्या है। चंद्रशेखर जी, बांग्लादेश टीम के हवाले से मैं बात कर रहा था, सरफराज साहब ने अपनी राय दी। आपने पिछले कुछ अरसे में क्या उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी देखी है? और अगर नहीं देख रहे तो उसकी वजह क्या है कि एक टाइम पे उन पे जवाल आया और जवाल के बाद वो उस तरीके से अपना रिवाइवल नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो माजी में थे? देखिए, एक प्रॉब्लम है कि उनका ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। उनके पुराने जो एजेड प्लेयर हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट अच्छी नहीं मिल रही है। बांग्लादेश जो लीग भी चल रही थी उसमें भी बड़े प्लेयर नहीं जा रहे। मैंने फिर से बार बार ये कह रहा हूँ, आप उतना ही अच्छा प्लेयर बनेंगे जितने बढ़िया प्लेयर्स के साथ आप खेलेंगे। जब आप छोटी क्रिकेट खेलेंगे तो आप छोटे प्लेयर रहेंगे। जब आपको लगातार इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ, बेस्ट प्लेयर्स के साथ आपको खेलना होगा। अगर आपको याद हो, जब इंडिया के बैडमिंटन में मैं ले जाऊं, जब 80s में
टॉप प्लेयर प्रकाश पादुकोण थे, वो वर्ल्ड नंबर 1 थे। उन्होंने एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में हान जियान, जो कि बहुत ही बड़े प्लेयर थे वर्ल्ड के, चाइना के, उनको 15-0, 15-1, 15-1 या 15-2 से हरा दिया था। तो उस तरह के प्लेयर थे। लेकिन वो गए फिर डेनमार्क में प्रैक्टिस करने। वहां पर प्रैक्टिस किसके साथ करते थे? मार्टिन फ्रॉस्ट के साथ। और जब फ्रॉस्ट के साथ 2-3 साल खेले, उसके बाद फ्रॉस्ट ने उनको मारना शुरू किया। वो वर्ल्ड चैंपियन रहे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो फ्रॉस्ट का ये फायदा हुआ कि उनको हैंड पिक किया प्रकाश पादुकोण ने प्रैक्टिस पार्टनर की तरह। ऐसे ही आपको, मैंने कहा, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर अफगानिस्तान सुधर रहा है, वो इसलिए सुधर रहा है, इंडिया के कई टॉप प्लेयर्स के साथ वो खेलते रहते हैं डोमेस्टिक में, लगातार उनका इंटरेक्शन है। और बांग्लादेश के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है, बड़े प्लेयर नहीं रिप्लेस कर पा रहे हैं। और मुझे, खैर, दे आर वेरी लकी, मैंने कहा, जैसे सरफराज जी ने कहा, कि वो अभी तक हैं। वरना श्रीलंका के साथ जैसे उनका क्लोज मैच था, उसमें कुछ भी उस दिन हो सकता था। जी सरफराज साहब, अगर देखें पैट कमिंस का जब हम हवाला देते हैं, हम बुमराह का हवाला दे रहे हैं, हम राशिद खान का हवाला दे रहे हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग करियर है जो चलता आ रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने में आया, नहीं तो ज़्यादा तरक्की ही देखने में आई है। लेकिन हमारे यहाँ ये फिजिस जो हैं, ये 6 महीने, 1 साल या मैक्सिमम 2 साल, और फिर उसके बाद एक गिरावट, और फिर कहीं जाके वो फिर हमें बेहतरी नज़र आती है। तो ये इतने बड़े गिरावट का जो गैप आता है बीच में, उसकी वजह क्या लगती है आपको? जैसे इसमें तो मैं कहूँगा कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। उसके बाद जो मेहनत होनी चाहिए फिज़िकल कंडीशन के हिसाब से, वो नहीं होती। अब आप देखें, शाहीन अफरीदी और उसके साथ फिर बुमराह का मुकाबला कर लें। शाहीन अफरीदी भी अनफिट हुआ, बुमराह भी अनफिट हुआ, काफ़ी महीने दोनों ने क्रिकेट खेले। और उसके बाद बुमराह, अब आप देखें किस तरह आउटस्टैंडिंग होके आया, किस तरह उसने अपनी फिजिकल कंडीशन इम्प्रूव किया। और शाहीन अफरीदी की आप देख लें, पेस ही कम हो गई है। जो पहले उसके डिफर आते थे और अनप्लेबल होते थे शुरू में, इंडिया को जैसे उसने शुरू में आउट किया है, उस तरह की वो कहते थे बॉलिंग ही नहीं देखी। तो अब उसका देखें कि क्या पोजीशन है। और उसके बाद वो जो देखने में आया है कि उसका स्टेमिना भी वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि जो कोचेज हैं, दे कांट डू एनीथिंग। ये तो आपका पर्सनल अपने ऊपर है कि मैं कितनी मेहनत करूँ, क्या करूँ। मैं और इमरान देखें 4-4 घंटे लगातार बॉलिंग करते थे अंत तक। और उसके बाद ये हमारे बॉलर देखें 2-4-5 ओवर के बाद जुबानें निकल आती हैं। तो ये जो मैं कहूँगा ना, वाइट एलिफेंट रखा हुआ है ये एकेडमी, इसकी वजह यही है। और उसके बाद जो कोचेज आती हैं, दे आर नॉट बॉदर, वो तनख्वाहें लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही सीज़न नहीं, जो इंटरनेशनल मैचेस ख़त्म हुए, दे आर बैक टू होम। और उसके बाद ये अपना रेमो करम पे है कि कौन इनको कोच करेगा, क्या होगा। तो ऐसे कोच रखें जो सारा साल रहें। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने लोगों से गुजारा करें। जी, आप अपने लोगों से गुजारा करें। एकेडमी में ज़्यादा वक्त गुजारने की बजाय मैदान के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारें, बायलैटरल सीरीज़ खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो दें, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर लुथरा जी। और